नमस्कार साथियों, एंजाइम में चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपसे हम एंजाइम पर चर्चा करेंगे। तो विशेष थोड़ा सा ये ध्यान दिया करें कि यदि अच्छा लगता है तो उसका रेस्पॉन्स ज़रूर दिया करें, सब्सक्राइब कुछ चैनल को ज़रूर किया करें। मैं बहुत अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता जा रहा है, तो आप अपनी थोड़ी सी मेहनत को भी बढ़ा लें। तो देखते हैं एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एंजाइम ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। तो कौन कौन से दो शब्द होते हैं, सबसे पहले तो ये जानिए। एन, ये ग्रीक वर्ड है। ये कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो एन का मतलब होता है इन, और जाइम का मतलब होता है ईस्ट, यानी कि कौन सा शब्द बन गया? ईस्ट में। तो इसी शब्द से मुख्य रूप से आया एंजाइम। ठीक है, तो देखिए एंजाइम क्या होते? वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बायोकेमिकल रिएक्शन को मुख्य रूप से इंड्यूस करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन को इंड्यूस करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। उन्हें मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। देखिए, तो डेफिनेशन में लिख रहा हूं। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बायोकेमिकल रिएक्शन इंड्यूस्ड करते हैं। इंड्यूस मतलब उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। उन्हें एंजाइम कहते हैं। इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो ये आपको क्या बताएगी? डेफिनेशन बताएगी। क्लियर? अब इसके आते हैं हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री क्या होती है, मतलब किन किन वैज्ञानिकों ने कब कब मुख्य रूप से इसके बारे में बताया। तो देखिए, इतिहास जान लीजिए इसका क्या इतिहास है। कहते हैं ना कि मेरा भी एक इतिहास था, तो ऐसे ही एंजाइम का भी एक इतिहास है। दो चार वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मुख्य रूप से इस पर चर्चा की थी। देखिए, किरचॉफ ने बताया कि स्टार्च को कुछ विशेष कारक द्वारा शुगर में बदला जा सकता है। देखिए, किरचॉफ वैज्ञानिक थे, वो ये कहते थे कि स्टार्च को मुख्य रूप से शुगर में बदला जा सकता है, कि ऐसा कोई कारक होता है। ऐसा कोई कारक होता। अब ये नहीं पता कि कारक का नाम क्या था, ये अभी कारक के नाम के बारे में नहीं बता पाए थे। तो ये मुख्य रूप से पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मुख्य रूप से क्या आता है? कौन से वैज्ञानिक थे? देखिए, 1835 में बर्जीलियस ने लिविंग सेल के अंदर जैव उत्प्रेरकों बायोकैटालाइज
बायोकैटालाइज के अस्तित्व के बारे में बताया। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से थर्ड पॉइंट क्या था, देखिए 1878 में बहुत महत्वपूर्ण वर्ड आ रहा है कोहने, ये अंडरलाइन कर लीजिए, कोहने ने एंजाइम वर्ड दिया। किसने दिया? कोहने नामक वैज्ञानिक ने। अभी मैं पूरा डिटेल में और समझा दूंगा। कोहने नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम वर्ड मुख्य रूप से दिया था। किसने दिया था? कोहने नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम वर्ड दिया था। फिर इसके बाद और इतिहास जानिए, 1897 में एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट सेल से दिखाई देगा जाइमेज एंजाइम का पृथक्करण किया। देखिए, ठीक है, जेवी बुकनर ने मुख्य रूप से क्या किया था? जाइमेज एंजाइम का क्या किया था? पृथक्करण मुख्य रूप से किया था, यानी अलग किया था। ठीक है, तो ये चीज आया। फिर 5वें नंबर पर जेबी दिखाई देगा बच्चों, जेबी सुमनर ने जैकविन के सारस्वत से यूरिएज एंजाइम को प्राप्त किया। यूरिएज एंजाइम को मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है, यहां तक तो प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये क्या है? और इन्होंने ही मुख्य रूप से एंजाइमोलॉजी की आधारशिला रखी थी। इन्होंने ही एंजाइमोलॉजी की आधारशिला रखी थी। तो देखिए, हिस्ट्री में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि किरचॉफ वैज्ञानिक थे। किरचॉफ वैज्ञानिक का मानना था कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने वाला कोई ऐसा कारक या पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मुख्य रूप से शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा किरचॉफ वैज्ञानिक मानते थे। लेकिन ये उस समय ये नहीं कह पाए थे कि यही पदार्थ एंजाइम है। इनका मानना था कि कोई ना कोई ऐसा पदार्थ है जो ऐसा कार्य कर रहा है। दूसरा, बर्जीलियस जो वैज्ञानिक थे, बर्जीलियस वैज्ञानिक जीवित कोशिकाओं के अंदर जैव उत्प्रेरकों की उपस्थिति के बारे में बताते हैं। बर्जीलियस जो वैज्ञानिक थे वो ये कहते थे कि जो लिविंग सेल्स होती हैं, उन लिविंग सेल्स में मुख्य रूप से जो केमिकल रिएक्शन को इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा कि वास्तव में इनमें कोई ना कोई इस प्रकार के प्रेरक पाए जाते हैं जो किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते, किसी रिएक्शन को इंड्यूस करते हैं, उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो इस वजह से मुख्य रूप से उन्होंने अस्तित्व के बारे में लिविंग सेल के अंदर बताया। 1878 में कोहने जो वैज्ञानिक थे, कोहने वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से एंजाइम वर्ड दिया था। किसने दिया था? यदि कोई पूछता है तो विशेष ध्यान रखें, कोहने वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से एंजाइम वर्ड दिया था। किसने दिया था? एंजाइम वर्ड कोहने नामक वैज्ञानिक ने। 1897 में एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट सेल, अभी देखिए यहां आ गया, ये देखिए, ये ईस्ट सेल से मुख्य रूप से जाइमेज एंजाइम को प्राप्त किया था। ईस्ट सेल से मुख्य रूप से जाइमेज एंजाइम को किसने प्राप्त किया था? बुकनर नामक वैज्ञानिक ने। किसने प्राप्त किया था? एडवर्ड बुकनर नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से प्राप्त किया था। फिर आता है कि आपके जेबी सुमनर जो साइंटिस्ट थे, जेबी सुमनर साइंटिस्ट ने जैकविन के सारस्वत से, जेबी सुमनर साइंटिस्ट ने जैकविन के सारस्वत से मुख्य रूप से यूरिएज एंजाइम को प्राप्त किया था। यूरिएज एंजाइम को प्राप्त किया था और इन्होंने ही मुख्य रूप से जेबी सुमनर नामक साइंटिस्ट ने ही मुख्य रूप से एंजाइमोलॉजी यानी कि एंजाइम के अध्ययन करने वाली ब्रांच को, एंजाइम के अध्ययन करने वाली शाखा को मुख्य रूप से एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। तो उन्होंने जेबी सुमनर नामक वैज्ञानिक ने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्या होती है? एंजाइम की थोड़ी सी हिस्ट्री होती है। क्या होती है? हिस्ट्री ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। तो
अब कोई पूछता है कि इसके कैरेक्टर क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, एंजाइम के मुख्य रूप से लक्षण क्या हैं, गुण क्या हैं, तो इसको पहले तो मैं मिटा दूं बच्चों। देखिए देखिए भाई, पढ़ाई का समय आ गया, मौसम आ गया, बिल्कुल ये मान के चलिए आप। तो देखिए, तो सबसे पहले इनके मुख्य रूप से आप और हम लोग क्या देखते हैं, गुण देखते हैं, यानी लक्षण देखते हैं, कैरेक्टर को देखते हैं। क्या देखते हैं? गुण देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, लक्षण, जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपको क्या कहना है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, प्रत्येक एंजाइम जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, प्रत्येक एंजाइम जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इसी में आप कह सकते हैं ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं, इनका यूज नहीं होता है। यही लिख देता हूं मैं, ये क्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं, इनका उपयोग नहीं होता है। विशेष ध्यान रख लें कि प्रत्येक एंजाइम जैव रासायनिक क्रिया को दर को गति प्रदान करते, उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि एंजाइम लास्ट में परिवर्तित हो जाए या एंजाइम समाप्त हो जाए तो ये अपरिवर्तित रहते हो, और मुख्य रूप से ये समाप्त भी नहीं होते, अगले किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके उसको उत्प्रेरित करने लगते हैं। तो ये विषय ध्यान देना है कि एंजाइम का मुख्य रूप से ये कहा जाए कि पूर्ण से उपयोग करके इनको खत्म कर दिया जाए, एंजाइम को खत्म नहीं किया जा सकता, दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़कर उस पर क्रिया करने लगते हैं। तो ये आपका क्या होता है, दूसरी चीज होती है। तीसरा मुख्य रूप से बताया जाता है, एंजाइम कोलॉइडल अवस्था में शॉर्ट में कर दो, अवस्था को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इतना मैंने लिख के शॉर्ट में कर दिया, क्यों बड़ा खींचने की कोशिश करें। तो ये देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, प्रत्येक एंजाइम, बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, देख लीजिए, प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। देखिए मैं इसकी जगह यहां थोड़ा सा, प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी एंजाइम, ये देखिए ये जो वर्ड है इस पर थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करूंगा अभी स्पेशल तौर पर, ये वाला, ठीक है ना। तो ये देखिए, फिर प्रत्येक एंजाइम 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करते हैं
कार्य करते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पर बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। देखिए, चलिए अभी समझाता हूं, पहले मैं लिखे देता हूं। प्रत्येक एंजाइम 25, देखिए पीएच के ऊपर आ जाइए। प्रत्येक एंजाइम निश्चित पीएच पर ही कार्य करते हैं। अगला, एक विशिष्ट या स्पेशल एंजाइम एक विशिष्ट पदार्थ पर कार्य करता है। देखिए, बहुत इतने कैरेक्टर देख लीजिए, जान लीजिए। देखिए, प्रत्येक एंजाइम जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। आपको जैसे डेफिनेशन में बताया गया था कि प्रत्येक एंजाइम जो होता है कि केमिकल रिएक्शन को इंड्यूस करता है। केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? इंड्यूस करता है, यानी उत्प्रेरित करने का कार्य करता है, गति प्रदान करने का कार्य करता है। तो मुख्य रूप से एंजाइम का यही कार्य होता है कि एंजाइम किसी क्रिया की दर को बढ़ाता है या गति करने का कार्य करता है, लेकिन अंत में अपरिवर्तित रहता है और उसका उपयोग नहीं होता। यह एंजाइम फिर से मुख्य रूप से किसी सबस्ट्रेट या किसी पदार्थ को साथ क्रिया करने लगता है। तो ये विशेष तौर पर मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। एंजाइम कोलॉइडल अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी को पता है कि कोलॉइडल अवस्था क्या होती है, और एंजाइम विशेष तौर पर कोलॉइडल अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी, मैं इसको थोड़ा सा एक इंग्लिश में एक बार बोलना चाहूँ। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यानी कि क्या मैंने बोला? ऑलमोस्ट। इसके लिए ये शब्द थोड़ा ज्यादा वो रहेगा। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। देखिए, मतलब क्या लिखा? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यानी लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इससे क्या था? यहां मैंने लिखा था प्रोटीन होते हैं, प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यहां शब्द यदि ये लग दिया जाए लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा लाइन। लेकिन आपकी जो किताबों में लिखा हुआ मैंने वही लिखा, लेकिन यहां मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं अच्छे ढंग से। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये आप देख लेना, बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसका मतलब हुआ लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, प्रोटीन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एंजाइम क्या होते? प्रोटीन होते, लेकिन प्रोटीन एंजाइम नहीं होते सभी प्रोटीन, क्योंकि सभी प्रोटीन मिलकर एंजाइम थोड़ी बना रहे हैं। पहली बात, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसका मतलब कोई ऐसा एंजाइम जो है वह प्रोटीन का नहीं बना होता, वह किसी और का बना होता है। बिल्कुल है, देख लीजिए राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, देख लीजिए। सबसे पहली बात, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं कुछ एंजाइम। किसके बने होते हैं? कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जिनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? राइबोजाइम। जिनको क्या कहा जाता है? राइबोजाइम कहा जाता है। राइबो न्यूक्लियस, राइबो न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या है? कुछ एंजाइम हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इसके लिए ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये वाली लाइन बहुत सफिशिएंट मुख्य रूप से है, ठीक है। पहली बात, प्रत्येक एंजाइम 25, देखिए एंजाइम जो होते हैं वह 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करते हैं। यदि 45 से ऊपर ले जाओगे तो इनका मुख्य रूप से कार्य करना बंद कर दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से जब ये कार्य नहीं करेंगे तो 25 से 45 डिग्री सेल्सियस तक मुख्य रूप से अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। पहली बात तो ये सुन लीजिए। अब लेकिन अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से कार्य किया जाए तो वो किस पर करेंगे? यानी बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन का होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर एंजाइम मुख्य रूप से बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। इनकी जो क्रिया होती है सबस्ट्रेट के साथ बहुत अच्छे ढंग से होगी। तो ये चीज, प्रत्येक एंजाइम निश्चित पीएच पर ही कार्य करता है। प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर कार्य करता है। पीएच मतलब बेस
और एसिड मीडियम क्या 7 न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे आ जाओ, 1 से 7 तक, 0 से 7 तक आ जाओ तो मुख्य रूप से एसिडिक होता है। जैसे जैसे स्केल पर ये माप बढ़ता चला जाता है तो एसिडिक मीडियम कम होता जाता है, और उधर बढ़ता जाता है तो मुख्य रूप से बेसिक मीडियम बढ़ता चला जाता है। तो स्वाभाविक है कि जैसे मैं कहा जाए कि सैलाइवा में जो मुख्य रूप से एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन एंजाइम कहते हैं, यह 6.8 क्या 6.8 पर मुख्य रूप से पीएच पर कार्य करता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम है। यहाँ स्टमच के जो एंजाइम है, ये स्टमच के एंजाइम मुख्य रूप से लगभग 3.5 पीएच पर कार्य करते हैं, मतलब 1.5 से 3.5 पीएच पर मुख्य रूप से कार्य करते हैं। अब मैं कहूं कि टाइलिन एंजाइम को स्टमच वाले भाग में ला दिया जाए तो क्या ये कार्य करेगा? बिल्कुल कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां मुख्य रूप से पीएच सैलाइवा का 6.8 था, यहां मुख्य रूप से पीएच क्या हो रहा है, अबाउट समथिंग 3.5 के समथिंग हो रहा है, 1.5 से 3.5। तो मुख्य रूप से ये कार्य किस प्रकार से करेगा? यदि मैं मुख्य रूप से ये कहूं कि स्टमच के एंजाइम्स को मुख्य रूप से कहां पहुंचा दिया जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाए या ड्यूडेनम वाले भाग में पहुंचा दिया जाए, तो मुख्य रूप से कार्य करेगा? बिल्कुल कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह एसिडिक मीडियम पे कार्य कर रहा है, जबकि इन दोनों पार्ट में मुख्य रूप से बेसिक मीडियम पाया जाता है। जूस का क्या पाया जाता है? बेसिक मीडियम जूस का पाया जाता है। तो विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच होता है। जैसे टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर पर एंजाइम्स कार्य करते हैं तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऐसे ही जो एंजाइम्स होते हैं एक निश्चित पीएच पर वर्क करते हैं तो उसको ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट पदार्थ पर कार्य करता है। आपका देखिए वही पॉइंट आ गया, विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट सबस्टेट पर ही कार्य करेगा। यानी कि टाइलिन जो एंजाइम है, यह टाइलिन एंजाइम स्टार्च को मुख्य रूप से क्या, जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं, चलिए स्टार्च को कन्वर्ट करने वाला टाइलिन है, या जिसको बक्कल एमाइलेज कहा जाता है, एमाइलेज कहा जाता है, यह मुख्य रूप से माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो मुख्य रूप से यह कहा जाएगा सिर्फ टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पर ही कार्य करेगा, किसी दूसरे पर कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे पर कार्य मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम नहीं करता है। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। ये क्या हो गया? उस सबस्टेट के लिए स्पेसिफिक हो गया। तो इसी वजह से कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल जैसे ले लें कि आपके स्टमच वाले पार्ट में मुख्य रूप से क्या पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये पेप्सिन एंजाइम जो है वह मुख्य रूप से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। रेनिन एंजाइम जो है वह मुख्य रूप से दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये स्पेसिफिक पदार्थों पर ही मुख्य रूप से कार्य करते हैं, विशिष्ट पदार्थों पर ही कार्य करता है। ये नहीं है कि एक ही एंजाइम शरीर में पाया जाता है तो सभी एंजाइम मतलब उस पदार्थ पर कार्य कर लेंगे। हजारों एंजाइमों की खोज हो चुकी है। 6 आपके एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है, 6 क्लास में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है और लगभग प्रत्येक क्लास के 4 से 13 मुख्य रूप से सब क्लास हैं। अभी मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से प्रत्येक एंजाइम जो होता है एक स्पेसिफिक होता है, यानी विशिष्ट पदार्थ पर ही कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से इसके क्या है, कैरेक्टर हैं या गुण है, बहुत महत्वपूर्ण है जिनको आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। इसको पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लीजिए फोटो। चलिए मिटा लूं, चलिए। अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आता है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। देखिए, आपको यह पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेशल है। जैसे एक ताला के लिए एक चाबी बनी होती है, वही चाबी उस ताले को खोल पाएगी, चोरों की मैं बात
नहीं कर रहा। नहीं आप लोग कहो कि सर चोर तो मुख्य रूप से किसी भी ताले को खोल देते एक चाबी से, नहीं मैं चोरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मुख्य रूप से यहाँ एंजाइम की एक स्पेशल चाबी ही स्पेशल ताले को खोल सकती है। क्या ताले को खोल सकती? तो वही कारण है कि एक स्पेशल जो एंजाइम होता है वह एक स्पेशल सबस्ट्रेट पर ही कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ये जैसे कोई एंजाइम है और ये कोई सबस्ट्रेट है। क्या ये एंजाइम है, ये कोई सबस्ट्रेट। एंजाइम बाइंडिंग साइट से सबस्ट्रेट से जुड़ता है। एंजाइम बाइंडिंग साइट से सबस्ट्रेट से जुड़कर देखिए, अब ये कहा जाए कि ये एक है, ये दो है, इसमें से मुख्य रूप से ये कौन सा पदार्थ है जो इससे जुड़ेगा, या एंजाइम किस पदार्थ से मुख्य रूप से जुड़ेगा। पदार्थ एंजाइम से जुड़ रहा है, एंजाइम पदार्थ से जुड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जो शेप है एक स्पेशल शेप मैंने इसके लिए बनाया गया है। क्या? तो ये वाला जो है वह मुख्य रूप से आकर इससे फिट हो जाएगा। क्या? वह मुख्य रूप से क्या इससे आकर फिट हो जाएगा। तो देखिए मैं फिट कर रहा हूं, ये लीजिए, क्लियर। तो ये फिट हो गया। तो ये मुख्य रूप से जो संरचना बनी इसको क्या कहा गया, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कौन सी संरचना बन गई? एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये हाईली रिएक्शन होती है। क्या? ये जो है हाईलिक रिएक्टिव होती है। हाईलिक रिएक्टिव मुख्य रूप से ये स्ट्रक्चर जो होती है वह होती है। एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़कर मुख्य रूप से क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, जो मुख्य रूप से हाईली रिएक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है? हाईली रिएक्टिव है। अब यह मुख्य रूप से कुछ समय तक ही, सिर्फ इससे ध्यान रखना है, यह स्ट्रक्चर जो बनी कुछ समय तक ही मुख्य रूप से जीवित रहती है। यह फिर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यह कुछ समय बाद मुख्य रूप से अपने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको एंजाइम प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कहा जाता है। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और ये एंजाइम प्रोडक्ट जो है वह मुख्य रूप से अपने अपने पार्ट में टूट जाता है। एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में मुख्य रूप से टूट गया। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए, एंजाइम ने किसी पदार्थ से किस साथ जुड़ गया, उस पदार्थ से जुड़कर मुख्य रूप से कार्य किया, और उस पदार्थ यानी पदार्थ के साथ कार्य किया, तो उस पदार्थ के साथ कार्य करके कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनाया होगा। पहले जुड़ा तब उसको क्या कह दिया, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी ES कॉम्प्लेक्स कहा गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट मुख्य रूप से हमेशा नहीं रहता, ये मुख्य रूप से अस्थायी तौर पर बना था, अस्थायी तौर पर कोई कॉम्प्लेक्स बना, यह तुरंत ही कुछ समय बाद मुख्य रूप से किस में कन्वर्ट हो जाता है, EP में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां मुख्य रूप से EP मैंने लिख दिया, ये यानी वो प्रोडक्ट बन गया, जो भी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट यानी कि एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट पर कार्य कर लिया और कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट बना दिया। तो प्रोडक्ट बना दिया तो वह प्रोडक्ट मुख्य रूप से अब ऐसा थोड़ी है कि वहीं का वहीं उसी के साथ लगा रहेगा कि नहीं भैया तू मेरे साथ है लगा रहा है, नहीं, ये मुख्य रूप से क्या करता है, प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। एंजाइम मुख्य रूप से क्या करता है, प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। तो देखिए ये प्रोडक्ट से कैसा हो गया, अलग हो गया। ये अब ये प्रोडक्ट से अलग हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। अब ये एंजाइम जो है वह पुनः मुख्य रूप से किसी दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगा। क्या? किसी दूसरे सबस्ट्रेट, यानी दूसरे से मतलब ये नहीं है कि स्टार्च की जगह मुख्य रूप से वह फैटी एसिड से जुड़ जाए। यदि स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला मुख्य रूप से एंजाइम आपका टाइलिन है, तो वही टाइलिन एंजाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो पुनः दूसरा जो स्टार्च होगा उस स्टार्च मॉलिक्यूल से मुख्य रूप से जुड़कर पुनः यह क्रिया मुख्य रूप से करता रहता है। इस प्रकार से ये लगातार एंजाइम अपने एक्शन को व्यतीत करता रहता है। तो यदि इन बातों से क्या निष्कर्ष निकला, क्या सर्वप्रथम मुख्य रूप से सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से, यानी कि एंजाइम की एक निश्चित साइट है, ये मुख्य रूप से क्या है, साइट है।
क्या, यानी ये पदार्थ जो है वो एंजाइम की इस साइड पर ही जुड़ेगा, इस पूरे दूसरी जगह साइड से नहीं जुड़ेगा। तो ये विषय ध्यान रखना है कि स्पेशल साइड पर ही पदार्थ जुड़ता है। ठीक है, पहली बात। ये जो जोड़ बनता है वह मुख्य रूप से टाइट जोड़ बनता है। बाइंडिंग जो होती है इनके बीच में, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के बीच में जो बाइंडिंग होती है वह मुख्य रूप से टाइट होती है। कैसी होती है? मुख्य रूप से टाइट बाइंडिंग मुख्य रूप से होती है। ये एंजाइम उस साइड पर सबस्ट्रेट से बॉन्ड तोड़ देते हैं। ये जो एंजाइम है उस सबस्ट्रेट के जो जुड़े हुए सबस्ट्रेट आपस में पदार्थ जुड़े हैं, यानी कि जैसे मैं मुख्य रूप से कह रहा हूं कि स्टार्च बहुत सारे मुख्य रूप से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनकर मुख्य रूप से क्या बना रहे हैं? स्टार्च बना रहे हैं। अब ये स्टार्च को एंजाइम क्या करेगा? जब सबस्ट्रेट से यानी कि स्टार्च से जुड़ा है तो स्टार्च के बीच में मुख्य रूप से जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं उन बॉन्ड को मुख्य रूप से क्या कर देता है? तोड़ देता है। सबस्ट्रेट के बॉन्ड को यानी पदार्थ के बॉन्ड को मुख्य रूप से इसके द्वारा तोड़ दिया गया। तो ये मुख्य रूप से एंजाइम के द्वारा मुख्य रूप से क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। अब ये पदार्थ बना तो मुख्य रूप से क्रिया के अंत में विशेष ध्यान रखें। देखिए, क्रिया के अंत में ये रिलीज एंजाइम हो जाता है। एंजाइम उस पर भाई उसने कार्य कर दिया, उस मॉलिक्यूल्स पर कार्य कर दिया, उसको मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सीधी सीधे कहा जाए स्टार्च मुख्य रूप से धीरे धीरे माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब क्या माल्टोज के साथ ही लगा रहेगा? क्या टाइलिन एंजाइम माल्टोज को मुख्य रूप से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा? नहीं, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला दूसरा ही एंजाइम होगा जिसको माल्टेज एंजाइम कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? माल्टेज एंजाइम कहा जाता है, वह कन्वर्ट करता है। तो विशेष ध्यान रखें कि यहाँ इसका टाइलिन एंजाइम का कार्य खत्म हो गया। ये टाइलिन एंजाइम मुख्य रूप से माल्टोज बना दिया, अब इससे अलग हो गया। अब यह टाइलिन एंजाइम पुनः मुख्य रूप से स्टार्च से पुनः जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से यदि स्टार्च है तो एलिमेंट्री कैनाल में, यदि नहीं है तो नहीं, जिससे ध्यान रखें। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से यह अपनी एक्टिविटी को प्रदर्शित करता रहता है एंजाइम लगातार। तो उसी को कह दिया नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। इसी को क्या कह दिया गया? नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कहा जाता है। तो इसकी आप क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया? चलिए